ना तो हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। परमानेंट मैग्नेट मशीन के ऊपर हम लोगों ने 2-3 क्लासेस देख चुके हैं और काफ़ी कुछ डिस्कस करा है। ना हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल डीसी मोटर की, तो कन्वेंशनल डीसी मोटर के अंदर मैंने अभी बताया पुराने लेक्चर्स के अंदर कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर्स की, डीसी मोटर की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ये जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये बिल्कुल सिमिलर होता है डीसी मोटर की तरह। बस एक ही डिफरेंस होता है कि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम। यानी कि अगर आपको याद हो, पुरानी डीसी मशीन की सीरीज़ देखी हो, तो आपको याद होगा कि हम लोग कुछ इस तरीके का पोल शो यूज़ करते थे और उस पर फील्ड एक्साइटेशन वाइंड करते थे इसके ऊपर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के अंदर एक डीसी बैटरी का इस्तेमाल करते थे, ठीक। और वहीं पे अगर सेल्फ एक्साइटेड लेते थे तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ कनेक्ट कर लेते थे, सीरीज़ और पैरेलल में। अगर सीरीज़ में करते थे तो वहाँ से हमारा जन्म हुआ था डीसी सीरीज़ मशीन का, और पैरेलल में करते थे या शंट में करते थे तो शंट डीसी मशीन का जन्म हुआ था। तो ये काम करते थे हम लोग जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की, तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो फील्ड वाइंडिंग हमने इस तरीके का बनाया हुआ है, इसकी जगह कुछ इस तरीके की फील्ड वाइंडिंग ली जाती है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट को दर्शा रहा है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं क्या डिफरेंस आया, यानी कि अगर डीसी मशीन की बात करें, कन्वेंशनल डीसी मोटर की, तो वहाँ पे हम लोगों ने फील्ड एक्साइटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिया, जबकि परमानेंट मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट ली। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ और यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल से इतना है कि जब भी एक व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है और इसे मैंने क्या करा है, एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैंने इसे प्लेस कर दिया, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर इसके अंदर एक आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो सर्टेन कंडक्टर है इसके ऊपर एक फील्ड अप्लाई हो जाएगी और ये क्या करेगा, ये मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और फोर्स के कारण ये मूव करने लगेगा। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये फोर्स, तो इस फोर्स की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है, नंबर 1 है मैग्नीट्यूड, कि ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का। तो अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, F=BIL। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम बात करते हैं, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, डायनेमिक इंडक्शन के कारण एक फोर्स लगने लगता है यहाँ पे मोशन के कारण। तो F=BIL से वो गवर्न होता है फोर्स, ठीक। जहाँ पे B क्या है, फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स डेंसिटी है। अगर आपको याद होगा कन्वेंशनल डीसी मोटर की बात करते हैं, कन्वेंशनल डीसी मोटर में तो ये जो फील्ड फ्लक्स डेंसिटी है ये आती तुम्हारी फील्ड करंट IF से। लेकिन क्योंकि हम लोग परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, तो ये जो फील्ड फ्लक्स डेंसिटी है ये कहाँ से आ रही है, ये उस परमानेंट मैग्नेट की, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ साउथ यूज करोगे उसकी फील्ड की इंटेंसिटी की बात हो रही है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं करंट की। तो ये कौन सा करंट है, ये भाई साहब करंट है आपका करंट इन कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट। नाउ आपको पता होगा कि कंडक्टर के अंदर कौन सा करंट फ्लो होता है, उस कंडक्टर, उसको नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम देते हैं IA। यानी कि यहाँ पे ये जो करंट की बात हो रही है ये आर्मेचर करंट की बात हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट चीज आ जाती है लेंथ। अब लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अब आप पूछोगे कि लेंथ कैसे हो गई, क्योंकि हम लोगों ने तो हमेशा ये देखा है कि रोटर के ऊपर इस तरीके से कंडक्टर्स रखे होते हैं सर्कुलर में। तो एक्चुअली अगर तुम यहाँ पे जब भी हम इस तरीके के मशीन का डायग्राम बनाते हैं तो हम एक्सियल व्यू देख रहे होते हैं, लेकिन अगर उसे तुम किसी और एंगल से देखोगे, यानी कि साइडवेज से देखोगे, तो ये जो तुमने कंडक्टर्स रखे हैं ना इस तरीके से, ये कुछ तुम्हें इतने लंबे लंबे कंडक्टर्स दिखाई देंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। यानी कि अगर 3D व्यू मशीन का देखोगे तो वहां पे आपको ये कंडक्टर इस तरीके से पर्टिकुलर कंडक्टर दिखाई देंगे। तो यहां से यहां तक कंडक्टर की जो लेंथ होती है L, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इस तरीके के व्यू के बारे में मैंने अपने लेक्चर्स में चर्चा की हुई है, आप वहां जाके देख सकते हो। डीसी मशीन जब भी मैंने पढ़ाई थी पीछे, तो वहाँ पे इस तरीके के मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू, डायरेक्शनल व्यू, 3D व्यू सब कुछ दिखाया है वहाँ पे मैंने, तो वहाँ से ये चीज़ सीख सकते हो। तो यहाँ पे L जो आ रहा है वो बेसिकली लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बेसिकली एक्सियल लेंथ के बराबर होती है जो तुमने रोटर यूज करा है। तो ये जो L होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होती है एक्सियल लेंथ ऑफ रोटर की एक्सियल लेंथ के बराबर ही होती है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो
अब फॉर्मूला क्लियर हो गया। यानी कि देखो हमने ये कहा कि जब भी एक कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगी। अब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने इस फॉर्मूले से F=BIL से निकाल लिया और सब कुछ निकाल के कैलकुलेशन करके निकाल दिया ना। सेकंड चीज आ जाती है डायरेक्शन, यानी कि भाई ये फोर्स लगेगी तो, पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी कि ये जो कंडक्टर है ये किधर मूव करेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। आपको याद रखना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अगर हम बात करते हैं तो जब भी तुम्हें फोर्स की जरूरत होगी, टॉर्क की जरूरत होगी, तो वहां पे आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं पे कभी भी आपको अगर इंड्यूस्ड करंट की जरूरत होगी या फिर वोल्टेज की डायरेक्शन निकालनी होगी तो यहां पे आप यूज करेंगे फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पे। तो क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालनी है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी या डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, तो इन सब चीजों के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल। ना अगर हम बात करते हैं टॉर्क इक्वेशन की, और टॉर्क इक्वेशन की बात करते करते मैं इसे कंपेयर भी करूंगा कन्वेंशनल मोटर से। तो अगर टॉर्क की इक्वेशन आपको याद होगा, जब कन्वेंशनल मोटर हमने पढ़ी थी तो टॉर्क का जो फॉर्मूला निकल के आया था T = P/ZIA/2πa, ठीक है, याद होगा ये। तो अब इन सब में क्या था, P कांस्टेंट था, नंबर ऑफ पोल्स, एक बार मशीन डिजाइन कर दी उसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स फिक्स कर दिए हैं, कंडक्टर भी लगभग बराबर ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे, 2πa भी लगभग फिक्स रहेगा। ए यहाँ पे पैरेलल पाथ था, ये यहाँ पे था पैरेलल पाथ, तो ये भी हमारा लगभग फिक्स होता है क्योंकि हमने जो लैप, ये डिपेंड करता है लैप और वेव पे, तो ये भी अगर आपने एक बार वाइंडिंग कर दी है तो उसमें लैप और वेव को फिक्स कर दिया होगा। सो दीज ऑल आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हम इन सबको एक एक बड़ा सा के ले लेते थे और उसके अंदर सबको डाल देते थे जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज होती थी, तो इसके बाद वेरिएबल बचता था फाई और आई ए। तो देखो इस तरीके का कुछ फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने डिस्कस करा है कि कन्वेंशनल मोटर की अगर हम डीसी मशीन की बात करते हैं तो वहां पे जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो के, यानी कि के मतलब सब कुछ प्रोपोर्शनल, जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं वो सब डाल दिए, कांस्टेंट है सॉरी, और फाई एंड आई ए, दीज आर द ओनली टू वेरिएबल्स जो कि हम वेरी कराते हैं किसी भी कन्वेंशनल मोटर में ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कन्वेंशनल मोटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, यानी कि EMF, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर जब भी हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हो केवल तभी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक यहाँ पे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम की बात करते हैं तो फाई जो होता है ये क्या, एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है, फाई इज अ वेरिएबल क्वांटिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, EMF सिस्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, यानी कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम की बात करते हैं, ऐसे सिस्टम के अंदर जो होता है, जो कन्वेंशनल मोटर होता है, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, एक टॉर्क के अंदर जो फ्लक्स होता है ये क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ परमानेंट मैग्नेट की, तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर हमने जो मेन खास चीज करी है वो क्या करा है, हमने ये वेरिएबल फ्लक्स जो था, इस फ्लक्स को क्या करा, इस फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया, इस फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने एक परमानेंट मैग्नेट यानी कि नॉर्थ एंड साउथ की परमानेंट मैग्नेट यूज करी, और जैसे ही आप ऐसा करोगे, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करोगे, तो फ्लक्स क्या है, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। अब क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको भी हम इस बड़े से के के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे। तो हमने क्या करा, इस फाई को भी क्या करेंगे, इस के के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, और इन दोनों को जब हम मिला के लिखेंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड के पी। यहाँ पे पी क्या बता रहा है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में, यानी कि ये बता रहा है PMDC मोटर को सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर हम टॉर्क की बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की, तो वहां पे क्या होगा, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स और के ये मिल के केपी बना देंगे, यानी कि हमने क्या करा, इन्हें क्लब कर दिया है, और यहाँ पे देखो ही लिखा हुआ है। तो केपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × के, और इस पूरी ये, क्योंकि फ्लक्स भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम ले रहे हैं एक परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट की लेने की वजह से ये फ्लक्स कांस्टेंट है। तो क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, के ऑटोमेटिकली कांस्टेंट था, तो अब जो ओनली वेरिएबल बचा रह गया, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो चेंज की जा सकती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड करंट, आर्मेचर करंट। तो इसीलिए जो PMDC मोटर होती हैं, इनके अंदर अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर इन सब को, यहां तक मैंने जो भी बताया, इन सबको अगर मैं डिलीट कर दूं, क्लियर कर देता हूं स्क्रीन को, तो अब यहां पे हमने जो चीज सीखी थी कि PMDC को अगर मोटर के टॉर्क की इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं कन्वेंशनल मोटर के साथ, तो आपको अंतर देखने को मिलेगा कि ये जो होती है PMDC मोटर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है IA के केवल, समझ में आ रहा है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फाई।
आई होप समझ में आ रहा होगा ना। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहां से हम निकाल के देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं एक परमानेंट मैग्नेट की बात कर लेता हूं, ये हो गई वो परमानेंट मैग्नेट, और ये हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से तुम यहां पे निकाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टीपी यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होगी ये है पीएमडीसी के अंदर जो रोटर पे लगेगी, और वो लगेगी इस तरीके से, पर्टिकुलर मैंने बताया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे टीपी आ गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये जो फ्लक्स की बात हो रही है, ये फ्लक्स कौन सा है, ये नॉर्थ की तरफ से निकलने वाला फ्लक्स है। ये इस परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ का फ्लक्स है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसीलिए इसको भी मैंने क्लब कर दिया है और एक बड़ा सा केपी लिख दिया है। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल मोटर के टॉर्क इक्वेशन में एंड पीएमडीसी मोटर की टॉर्क इक्वेशन में। ना अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं ईएमएफ इक्वेशन की, तो आपको याद होगा कन्वेंशनल मोटर के अंदर ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो NP/60A होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर था। उसके बाद मैंने बताया था भाई नंबर ऑफ पोल फिक्स हैं, कंडक्टर फिक्स हैं, पैरेलल पाथ फिक्स है, 60 कांस्टेंट है। तो इन सबको हम लोग क्लब करके एक कांस्टेंट के में लिख देते थे, केवल वेरिएबल रह जाता था फ्लक्स एंड स्पीड रह जाता था, ठीक है। अब स्पीड को अगर आरपीएम में लिखते हो, अगर हमारी स्पीड आरपीएम में लिख रहे हो तो एन आ गया, और अगर स्पीड हम लोग रेडियन पर सेकंड में लग रहे हैं, रेडियन पर सेकंड में, तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते थे। लगभग सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे पास। इस तरीके से हम इक्वेशन को अपनी ड्रॉ कर लेते थे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि पीएमडीसी मोटर में क्या चेंज आएगा। तो जैसा हमने पीछे करा था पीएमडीसी मोटर में, बस आपको याद रखना है जैसा यहाँ पे ये जो फ्लक्स था ये क्या था, एक वेरिएबल क्वांटिटी थी क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल करा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीएमडीसी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही फ्लक्स को कांस्टेंट करोगे तो ये जो तुमने के फाई एन लिखा था, ये के फाई क्या होगा, ये क्लब कर देंगे इसे, और ये क्लब करके बना देंगे केपी। तो देखो यहाँ पे आ गया केपी। केपी हमने क्या करा है, केपी के अंदर हमने के पहला वाला कांस्टेंट और प्लस फाई को मिला दिया है। सो दिस इज केपी, ईपी इक्वल टू केपी इंटू एन, या फिर केपी इंटू ओमेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? और केपी की वैल्यू क्या होगी, फाई इंटू के होगी। ये फाई कांस्टेंट क्यों हो गया, केपी ये क्या था, ये था तुम्हारा पीएमडीसी का कांस्टेंट, पीएमडीसी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्यों है, इसके अंदर फ्लक्स भी कांस्टेंट आ गया और के पहले से कांस्टेंट। तो आइए समझ में आ रहा होगा। तो अंतर कर पा रहे होगे, यानी कि कन्वेंशनल डीसी मोटर और पीएमडीसी मोटर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली हम लोगों को इन दोनों को अलग करना है और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉमन सेंस लगाना है, और आप इजीली ईएमएफ इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो पीएमडीसी मोटर की। ना अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर कन्वेंशनल मोटर की बात करता हूं, सेपरेटली एक्साइटेड लेके चल रहा हूं अभी तक डिस्कशन में, जहां पे मैं यूज कर रहा हूं शुरुआत से लेके मैंने अभी तक सेपरेटली एक्साइटेड ही डिस्कस करी है। तो अगर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन को बहुत ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके का उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो फील्ड करंट है ये क्यों दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई ये जो वाइंडिंग तुम यूज कर रहे हो, ये जो वाइंडिंग आपको दिख रही है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। ये है आपका, ठीक, EMFS कह सकते हो या EMFES कह सकते हो, जैसा भी तुम्हें सही लगे इसकी। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना, क्योंकि EMF क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के लिए भी यूज़ करा जाता है EMFT, तो इसीलिए EMF मत यूज़ करना। डायरेक्ट पूरी जब भी आप अगर थ्योरी में लिखो तो थ्योरी में कभी भी शॉर्ट फॉर्म लिखो तो उसको पहले एक्सप्लेन जरूर करना। फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार लोगों की कॉपियां चेक करता हूँ, उसमें लोगों ने EMF लिखा होता है केवल। तो EMF, आपको EMF हमेशा लिखने से पहले उसकी फुल फॉर्म एक बार जरूर बतानी है, जहां पे या इस तरीके से लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, वेयर EMF मीन्स, आगे करके लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या जो भी आपको लिखना है यहाँ पे सब कुछ लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल डीसी मोटर की, तो इस तरीके का सेपरेटली एक्साइटेड सिस्टम हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर ये जो फील्ड करंट है, ये फील्ड करंट क्या करता है, इस फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करता है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पीएमडीसी मोटर की, तो पीएमडीसी मोटर में इस तरीके का ये जो पूरा फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आपकी एक आ जाएगी परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ साउथ, और ये परमानेंट से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा दिस इज फाई, ठीक, फाई पी, यानी कि परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे जो पहले फ्लक्स बन रहा था, ये जो पहले फ्लक्स क्रिएट हो रहा था, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यहाँ पे। यानी कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर रहे थे, और ये फील्ड वाइंडिंग जब एक्साइट होती थी तो इसके फ्लक्स की मदद से इसके अंदर फ्लक्स कटिंग एक्शन होता था, और यहाँ पे बैक ईएमएफ और सर्टेन सारी क्वांटिटीज आती थी। पर अब क्या हुआ है, पीएमडीसी मोटर के अंदर हमने ये पूरा सिस्टम इसको हटा के क्या करा है, एक परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ साउथ की लगा दी है ना। अब ये नॉर्थ साउथ की मैग्नेट जो है ये इस तरीके से अपना फ्लक्स बनाएगी,
ठीक, और ये फ्लक्स हमारा मशीन के साथ ऑपरेट करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं इक्वेशंस की, तो अगर हम इसमें इक्विवेलेंट इक्वेशन लगाएं तो यहाँ पे अगर वी की बात करें तो आई आर ए प्लस बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ को अगर मैं खोल के लिख दूं पूरा तो के इंटू आई एफ। आई एफ कहाँ से आया भाई, तो आपको याद होगा पीछे हमने देखा था ई बी इक्वल टू के इंटू फाइव इंटू एन था, फाइव को मैं आई फील्ड कह सकता हूँ, ठीक है, तो वहां से मैंने इसको आई एफ लिखा है। लेकिन जैसे ही आप पीएमडीसी मोटर के अंदर आते हो तो पीएमडीसी मोटर के अंदर आते ही क्या होगा, बैक ईएमएफ को अगर तुम खोल के लिखोगे तो बैक ईएमएफ केवल केपी और एन रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्लक्स का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुका, फ्लक्स का इन्वॉल्वमेंट कांस्टेंट हो चुका है, वेरिएबल नहीं रह गया। जबकि ऊपर वाली अगर कन्वेंशनल डीसी मोटर की बात करते हैं तो इसके अंदर मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, तो एक जो सबसे बड़ा अंतर है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं, वेरिएबल फ्लक्स है ये। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीएमडीसी मोटर के अंदर तो यहाँ पे जो फ्लक्स है एक कांस्टेंट फ्लक्स है, यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स है, जबकि यहाँ पे कन्वेंशनल डीसी मोटर के अंदर ये क्या, एक वेरिएबल फ्लक्स है। तो आई होप बिल्कुल अंतर अब धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा, एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो कैसे पीएमडीसी मोटर अंतर करती कन्वेंशनल डीसी मोटर से, कौन कौन सी इक्वेशनों में अंतर आता है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ना। अगर इसका असर देख लें, यानी कि जो भी हमने ये चेंज करे हैं इसका असर क्या पड़ेगा, तो इसका असर देख लेते हैं। तो अगर मैं परफॉर्मेंस कर्व बनाने की कोशिश करूं तो सारे के सारे परफॉर्मेंस कर्व मैंने एक ही जगह बना दिए हैं। एक ये वाला जो वर्टिकल एक्सिस है ये बता रहा है इंक्रीजिंग क्वांटिटी किसकी, एफिशिएंसी की भी, पावर की भी, करंट की भी और स्पीड की भी। तो अगर हम इसको देखते हैं और ये साइड वाली लाइन है ये है टॉर्क, तो टॉर्क और स्पीड का कर्व बनाना है तो आप ये वाला कर्व बना दो। तो ये क्या बता रहा है, ये टॉर्क स्पीड कर्व ये बता रहा है कि जैसे बिल्कुल ये सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जैसा होता था बिल्कुल वैसा ही कर्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनपुट करंट का कर्व ये है, पावर आउटपुट का आप ये देख सकते हो। एफिशिएंसी का बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो बहुत ध्यान से देखना। एफिशिएंसी का अगर कर्व की बात कर लेते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है नीचे कि एफिशिएंसी जो होती है पीएमडीसी मोटर की इज मच हाइयर, बहुत इंपॉर्टेंट, मच हाइयर देन डेट ऑफ कन्वेंशनल डीसी मोटर। यानी कि अगर कन्वेंशनल डीसी मोटर के एफिशिएंसी की बात करोगे तो उसके मुकाबले पीएमडीसी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। और ये वाले कर्व जो हैं ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो अगर पेपर में आता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके कर्व बनाते हो तो वर्टिकल एक्सिस पे ये चारों क्वांटिटी लिखना जरूर, ठीक है। तो यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए स्पीड टॉर्क कर्व बना दो पीएमडीसी का, तो केवल ये वाला कर्व बना देना। क्लियर हो गया। अगर कहा जाता है करंट और टॉर्क का कर्व बनाओ तो ये वाला कर्व बना देना। अगर कहा जाता है पावर एंड टॉर्क का तो ये पर्टिकुलर कर्व, एंड फाइनली एफिशिएंसी कर्व। क्लियर हो गया। तो अगर हम अब तक जितना भी डिस्कशन करे हैं हमने देखा कि जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम को हटा के परमानेंट मैग्नेट लाए तो टॉर्क की इक्वेशन में चेंज आया, वोल्टेज की इक्वेशन में चेंज आया, सर्किट में चेंज आ गया, एंड फाइनली परफॉर्मेंस कर्व में चेंज आ गया। और एक सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि एफिशिएंसी बढ़ गई। पीएमडीसी मोटर की जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल डीसी मोटर। ओके, आई होप समझ में आ गई होगी ना। अगर एडवांटेज की बात कर लें, जितना भी हमने करा, जो भी हमने पीएमडीसी के बारे में सीखा है, अगर उसके एडवांटेज को मैं एक जगह लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एडवांटेज आपके सामने है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि स्टेटर का डायमीटर एंड हैंस ओवरऑल डायमीटर इज स्मॉल। तो स्टेटर का डायमीटर हमने छोटा कर दिया, क्यों? क्योंकि पहले हम लोग जो स्टेटर यूज़ करते थे उसके अंदर मुझे एक्सियल लेंथ काफ़ी, सॉरी ये पोल्स शो लगाने पड़ते थे काफ़ी बड़े बड़े, क्योंकि उनकी ऊपर वाइंडिंग करनी होती थी ताकि हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर सकें। ये सब कुछ हमने कम कर दिया। यानी कि हमने क्या करा है, जो स्टेटर का जो डायमीटर था उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से पूरी मशीन जो थी उसका डायमीटर कम हो गया। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? दूसरा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब कुछ है एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी। यानी कि जो भी तुम कर रहे हो पीएमडीसी मोटर को लाने का पर्पस ही यही है कि हमें एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, ठीक। तो हायर एफिशिएंसी हो गई, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, देयर इज नो फील्ड लॉसेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एफिशिएंसी हाई क्यों है भाई? तो एफिशिएंसी हाई इसलिए क्योंकि हमें कोई भी तरीके के नो फील्ड लॉसेज आई एफ का होल स्क्वायर इंटू आर एफ ये देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये नहीं होते हैं इसीलिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़, बेटर कूलिंग देखने को मिलेगी। ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि भाई हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग फील्ड वाइंडिंग को भी, हीटिंग फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी हो रही थी तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कूलिंग देनी पड़ रही थी। लेकिन जब हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो अब जो थोड़ी बहुत हीटिंग होगी वो आर्मेचर में होगी, फील्ड वाइंडिंग के अंदर हीटिंग नहीं होगी, तो कुछ हद तक कूलिंग के अंदर हमें आसानी होगी। तो बेटर कूलिंग यानी कि हमें अच्छी कूलिंग
मिलेगी मशीन के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है, हम इजीली कूल कर सकते हैं मशीन को। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है नो रन अवे प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बताया भी था, किसी भी तरीके की रन अवे प्रॉब्लम नहीं होगी। रन अवे प्रॉब्लम क्या होता है ये हमने डिस्कस करा था पुराने लेक्चर में भी, क्योंकि भाई होता क्या है, अगर हम ये क्यों होती है, ये होती है फेलियर ऑफ फील्ड एक्साइटेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई मशीन है, अब देखो अभी मैंने बताया कि ईएमएफ जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू एन के, यानी कि अगर स्पीड की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो फ्लक्स के। तो अगर मैं फ्लक्स को जीरो कर देता हूं किसी भी वजह से, मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे और उसी समय फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो लाइट चली गई, ठीक है, या फिर मान के चलते हैं लाइट चली गई, या फिर कोई और भी दिक्कत आ सकती है, किसी भी दिक्कत की वजह से अगर फील्ड जीरो हो गई, तो जैसे ही तुम फील्ड को जीरो करोगे तो ये स्पीड जो होगी ये बहुत तेज शूटअप कर जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रन अवे प्रॉब्लम, इसे हम कहते हैं रन अवे प्रॉब्लम, यानी कि मशीन भाग गई एक तरीके से, तो ये क्या होगा, शूटअप का स्पीड का जो शूटअप होना है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रन अवे प्रॉब्लम, दिस इज रन अवे प्रॉब्लम। तो ये कब होता है, ये बेसिकली होता है जब फ्लक्स हमारा जीरो हो जाता है, और फ्लक्स के जीरो होने की वजह से रन अवे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो फ्लक्स जीरो के होने के चांसेस केवल तभी हैं जब आप एक एक्सटर्नल या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो तो ही चांसेस हैं कि फील्ड वाइंडिंग का अंदर सप्लाई बंद हो जाए किसी भी वजह से। लेकिन अगर आप परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हो, एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर सारी की सारी फ्लक्स लाइन से जीरो होना संभव नहीं है, तो इसीलिए किसी भी तरीके कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर फील्ड हो सकता है कि फील्ड फ्लक्स कम हो जाए एजिंग के कारण या कोई और प्रॉब्लम के कारण, पर जीरो कभी नहीं होगा, यानी कि ये जो फ्लक्स इक्वल टू जीरो है नहीं होगा। तो कभी भी अगर फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम फेल नहीं होगा, तो अगर फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम ये जो है ये तुम्हारा फेल नहीं होगा, तो अगर फेल नहीं होगा तो क्या होगा, रन अवे प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो कभी भी यानी कि परमानेंट मैग्नेट के अंदर किसी भी कंडीशन में फाई जीरो नहीं होगा कभी भी, समझ में आ रहा है। फाई कम तो हो सकता है, फाई रिड्यूस हो सकता है एजिंग के कारण, लेकिन कम जीरो नहीं होगा कभी भी, और फ्लक्स अगर जीरो नहीं होगा तो रन अवे प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा ना। अगर डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं तो इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको हम लोग बेस स्पीड के ऊपर नहीं चला सकते। देखो अगर आपको याद होगा, मैंने अगर मशीन का स्पीड कंट्रोल लेक्चर आपने मेरे देखे हैं, वहाँ पे मैंने बताया है कि जब भी हम मशीन की स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फाई के, ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें किसी मशीन को रेटेड स्पीड के ऊपर ले जाना है, एन की जो एन आर मतलब रेटेड स्पीड, यानी कि अगर आपको इस मशीन चलानी है अबव रेटेड, यानी कि रेटेड के ऊपर, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ अबव रेटेड ऑपरेशन करना है, तो ये केवल एक ही शर्त है ऐसा करने के कि जब फ्लक्स की वैल्यू को क्या करा जाए, कम कर दिया जाए। फ्लक्स को कम करोगे तो स्पीड जो होगी इंक्रीज हो जाएगी और ये ग्रेटर हो जाएगी रेटेड से, यानी कि तुम रेटेड की भी स्पीड को पार कर जाओगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मशीन रेटेड स्पीड पे, यानी कि फॉर एग्जांपल 1000 आरपीएम रेटेड स्पीड है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी मशीन जो है वो रेटेड स्पीड के ऊपर काम करे, तो ऐसा करने के लिए आपको फ्लक्स की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके का ऑपरेशन केवल तभी संभव है, फ्लक्स को केवल तभी कम कर सकते हो जब फ्लक्स जो है वो क्या हो, एक वेरिएबल क्वांटिटी हो, तभी तो आप इसको कम कर पाओगे। वेरिएबल का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम हो, तभी ये कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की, तो परमानेंट मैग्नेट मोटर के अंदर फ्लक्स तो क्या है, फ्लक्स एक कांस्टेंट है, और क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है तो किसी भी तरीके से हम लोग फ्लक्स को चेंज नहीं कर सकते, अब क्योंकि फ्लक्स को चेंज नहीं कर सकते तो ये वाले कंडीशन जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट मोटर पीएमडीसी में। समझ में आ रहा है, तो आइयो पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से काम होता है। तो क्योंकि पीएमडीसी के अंदर किसी भी तरीके का फ्लक्स वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो जब फ्लक्स चेंज नहीं कर सकते तो स्पीड को रेटेड के ऊपर नहीं ले, दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पीएमडीसी मोटर। नाउ अगर एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो आप जान के हैरान रह जाओगे, आसपास पीएमडीसी मोटर हर जगह तुम्हें मिल जाएंगी। नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसी के अंदर लगी होती हैं ये, ठीक है। दूसरी बात वाइपर्स में लगी होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, कार के अंदर पीएमडीसी मोटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वाइपर के अंदर जो आप देखते हो ना, वाइपर का मोशन हो रहा होता है, तो देखो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो मूव करने का मतलब है, अगर किसी भी चीज़ के अंदर मूवमेंट है तो मूवमेंट का मतलब उसके अंदर मोटर लगी हुई है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पीएमडीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, पीएमडीसी मोटर का। तो वाइपर्स के अंदर पीएमडीसी मोटर देखने को मिल जाती है, ठीक है। टॉयज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे टॉयज में पीएमडीसी मोटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो रहा है, आपको याद होगा पीएमडीसी मोटर, अगर टॉयज वाली मोटर जो आती है ना मार्केट में मिलती है, इस तरीके की कुछ शेप होती है, सिल्वर कलर का होता है, यहाँ पे 2 टर्मिनल निकले होते हैं और इसको हम लोग बैटरी से सप्लाई देते हैं। तो ये सारी मोटर क्या है, दीज आर पीएमडीसी मोटर, समझ में आ रहा है। तो ये पीएमडीसी मोटर होती है, ध्यान
ध्यान रखना। तो जो 20 रुपए की मोटर 20-25 रुपए की मार्केट में मिलती है तुम्हें, ठीक, वो सारी की सारी मोटर कौन सी होती है? PMDC मोटर होती हैं। ठीक, याद हो गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। जो आप मार्केट में पिक्चर क्लियर हो रही होगी, इस तरीके की मोटर जो खरीद के लाते हो, जो आपने देखा हो, किसी भी खिलौने को खोल के अंदर देखोगे तो यहाँ गियर लगे होते हैं, ये गियर होते हैं, और ये सिल्वर कलर की इसके ऊपर फॉयल होती है, मतलब सिल्वर कलर पेंट होता है सिल्वर कलर का। ये इसको हम डीसी से यहाँ पे गोल्डन कलर के 2 ऊपर टर्मिनल निकले होते हैं, वहाँ से हम तार कनेक्ट करके सप्लाई देते हैं। सो दीज आर टॉयज मोटर, और ये टॉयज मोटर कौन सी होती है? PMDC मोटर होती है। तो समझ सकते हो कि तुम आसपास सब तरफ से इन PMDC मोटर से घिरे हुए हो। क्लियर हो गया? नाउ अगर बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है विंडो मोशन। आपको याद होगा पहले पुरानी समय की जो कारें आती थी उनके अंदर हम लोग क्या करते थे, हैंडल को घुमा के, इस तरीके का कुछ हैंडल दिया होता था और उसको हम लोग इस तरीके से रोटेट करते थे, तब जाके हमारा जो खिड़की का शीशा था वो ऊपर मूव करता था। लेकिन अब आपने देखा होगा एक इस तरीके का बटन आता है, ठीक है, और इस बटन को जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो क्या होता है, शीशा अपने आप ऊपर और नीचे जा सकता है। तो ये जो बेसिकली बटन आ गया है, ये बटन क्या है? ये एक सप्लाई स्विच है, और इस स्विच किसका है? ये स्विच कनेक्ट होता है यहाँ पे जाके PMDC मोटर से। तो ये जो शीशा ऊपर जाना है और शीशा नीचे जाना है, ये किसकी मदद से करते हैं अब हम लोग? PMDC मोटर। यानी कि कार में 2 एप्लीकेशन बता दिए। तो कार के अंदर अगर निकालने की कोशिश करोगे तो PMDC मोटर एक तुम्हें विंडशील्ड पे मिल जाएगी, सॉरी ये जो विंडो के मिरर होते हैं वहाँ पे मिल जाएगी, और एक वाइपर के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक और एप्लीकेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है कंप्यूटर ड्राइव्स के अंदर। जैसे कंप्यूटर के अंदर देखो, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरीके के मोशन होते हैं। CD ड्राइव होती है, वहाँ पे भी हम लोग को मोशन करने पड़ते हैं। जब आप बटन दबाते हो तो सर्टेन डिस्क रोटेट करती है। जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वहाँ पे कोई ना कोई मोटर का इस्तेमाल किया गया है। तो जनरली PMDC मोटर यूज़ होती हैं इन पर्पस में। PC खासकर CPU वाले जो होते हैं, बड़े बड़े CPU लगे होते हैं, उनके अंदर ही बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगी। लैपटॉप के अंदर हो सकता है इनका एडवांस वर्जन कुछ हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, यानी कि जैसे CPU होते हैं, पुराने समय के PCs जो होते हैं, उन PC के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ये PMDC मोटर ईजिली अवेलेबल होती हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और है इनका, इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा लेकिन एक वाइड एप्लीकेशन ये भी है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अंदर भी PMDC मोटर पाई जाती है। ये आपने देखा होगा, ऐड देखे होंगे अब, और ऑर्बिट के भी ऐड आने लगे हैं, सॉरी ओरल बी के टूथपेस्ट भी अब, सॉरी ब्रशेस आपको मार्केट में अवेलेबल हैं ओरल बी के। तो इनके अंदर क्या होता है, ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश होते हैं। इनका बटन दबाओगे तो ये जो तुम हाथ से घिसते हो अपने दांतों को, वो ये मोटर से, ये काम मोटर आपके लिए कर देगी। तो वहाँ पे भी जो हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं वो PMDC मोटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो एप्लीकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप सोच के देखो कि आसपास कितनी जगहों पे हम PMDC मोटर से घिरे हुए हैं। तो आई होप आज ये आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। अब तक जो भी मैंने बताया PMDC मोटर, हमने सबसे पहले शुरुआत से अगर देखें तो हमने देखा कैसे परमानेंट मैग्नेट ने रिप्लेस करा है फील्ड सिस्टम को इन स्मॉल मोटर्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, सभी मशीन के अंदर नहीं करा है, ये छोटी मशीन के अंदर जहाँ पे हमें जगह की दिक्कत होती है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ फील्ड एक्साइटेशन नहीं दे सकते, वहाँ पे हम PMDC मोटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पे स्टेटर और आर्मेचर का स्ट्रक्चर देख लिया। देन फाइनली हमने सर्किट देखा, इक्वेशन देखी एंड एप्लीकेशन देखा। तो एप्लीकेशन आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे भी जब पता चला, जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था, मैं सही में, मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये लेक्चर, क्योंकि ये एप्लीकेशन कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ यार, यहाँ पे हमें PMDC मोटर देखने को मिल सकती हैं। तो आज जाके मुझे पता चला कि इतनी जगहों पर PMDC मोटर का इस्तेमाल होता है, मतलब हम हर तरफ से PMDC मोटर से घिरे हुए हैं। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया, लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।